तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन है, जिसमें टोटल 2000 शब्द होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। श्रीमान, जहां तक मैं समझता हूं, यह बजट हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई की जो परंपरागत नीतियां रही हैं उसकी मर्यादा के अनुरूप है। यह बजट भारत की महान जनता की आवश्यकता, भावना और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप है। यह बजट छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार बनाया गया है। यह बजट समाजवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट आर्थिक निराशा के बदले में समृद्धि की एक किरण है। यह बजट विश्व की सबसे अधिक लोकप्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के लिए आकाशदीप है। श्रीमान, 1977 में कांग्रेस आई की पराजय और जनता पार्टी की विजयी का केवल यह कारण था कि हमारी एक नीति विशेष के कार्यान्वयन के कारण कुछ निहित स्वार्थी शक्तियों ने एक ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा जिसकी गड़बड़ी के कारण उनको सफलता मिली और देश की बागडोर उनके हाथ में आ गई। श्रीमान, जनता पार्टी के स्वार्थपूर्ण, यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी और अदूरदर्शिता की नीति के कारण भारत का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप नष्ट हो गया। सन 1980 में कांग्रेस आई पुनः भारी बहुमत से सत्ता में आई। भारत की महान जनता ने इस बात का विशेष निर्णय लिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ही अकेली ऐसी नेता हैं जिनके नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का विकास और भारत की प्रगति संभव है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया है, और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ वर्ष पूर्व जो निराशाजनक परिस्थितियां थीं उनमें सुधार हुआ है। श्रीमान, प्रस्तुत बजट में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि, बिजली, कोयला, लोहा और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि, कृषि और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में विकास, कीमतों पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, काले धन को निकालने का प्रयास, 20 सूत्री कार्यक्रम को कानूनी रूप देने का प्रयास, कारोबार के क्षेत्रों और बैंकों की सेवाओं का विस्तार, तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की नवीन योजनाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। श्रीमान, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान कृषकों की ओर विशेष रूप से दिया गया है। उन्नतिशील बीज उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार और उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और छोटे और सीमांत कृषकों, मजदूरों को विशेष राहत दी गई है, और उसी के साथ साथ कुटीर तथा लघु उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों, निर्बल वर्गों और निर्धन वर्गों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह कार्य प्रशंसनीय है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान परिवहन और यातायात की सुविधा बढ़ाने की ओर गया है। संचार सुविधा की ओर भी सरकार का ध्यान विशेष रूप से गया है। इसमें काफ़ी सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि मंत्री जी इस दिशा में कारगर कदम उठाकर हमारी संचार व्यवस्था को ठीक करेंगे। श्रीमान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए परिवहन की सुविधा की जो विशेष व्यवस्था की गई है और वहां के लिए जो हवाई सेवा की व्यवस्था की गई है वह प्रशंसनीय है। इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर हमारी सरकार ने जो विशेष रूप से ध्यान दिया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। श्रीमान, हमारी सरकार ने श्री संजय गांधी ने जिस समस्या की ओर उनका ध्यान गया था और जो किसी देश की सबसे बड़ी समस्या है, जनसंख्या की समस्या, उधर ध्यान दिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार अमर संजय गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्प है। श्रीमान, असंतुलित क्षेत्रों के विकास की ओर सरकार का ध्यान सदैव रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अमेठी संसदीय क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि
कि अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स, एविएशन प्रोजेक्ट और फर्टिलाइजर फैक्ट्री अवश्य लगाई जाए। अमेठी संसदीय क्षेत्र में 1800 एकड़ भूमि कृषकों से अधिग्रहण की गई थी। इस 1800 एकड़ भूमि में एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र के विकास की परिकल्पना की गई थी, इसलिए उसे अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। श्रीमान, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, मैं केवल थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगा। प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री जी ने करों में छूट दी है। मैं उनकी घोषणाओं का स्वागत करता हूं। उन्होंने जो नवीन कर प्रस्तावित किए हैं, मैं सभी का समर्थन करता हूं। बजट में जो एक बड़ा घाटा दिखाया गया है, उस घाटे को किस तरह से पूरा किया जाए, इसके संबंध में भी मैं अपने विचार प्रकट करना अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। श्रीमान, जब हम समाजवाद की कल्पना करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बनता है कि जिसमें इस देश के प्रत्येक परिवार के पास एक निश्चित सीमा की संपत्ति हो और उसकी एक निश्चित आमदनी हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा पिछले दिनों भूमि सीमा संशोधन विधेयक विधानसभाओं में पारित किया गया और इसके द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई कि अतिरिक्त भूमि को हरिजनों में और भूमिहीनों में बांटा गया। श्रीमान, इसमें दो लाभ हुए। एक तो देश की जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है उसको कम करने की दिशा में मजबूत कदम उठाया गया और दूसरा जो भूमिहीन लोग थे, जो अनुसूचित जातियों के भूमिहीन लोग थे, जिनके पास कब्रिस्तान की भी जगह नहीं थी, उन्हें भूमि मिल सकी। दूसरी ओर श्रीमान, यह भी हुआ कि कृषकों की भूमि जो थी, यह कृषकों की संपत्ति थी और आय का साधन भी थी। उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ पर सीलिंग की गई वह धरती किसानों की संपत्ति भी थी और आय का साधन भी थी। उसको अगर आप उनसे छीनकर वहाँ पर खेती के अलावा और कामों के लिए उसे दे देंगे तो हमें नुकसान ही होगा। अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच कायम हो, यह एक पुरानी मांग है जो कि पूरी तरह से जायज़ है। मैं समझती हूँ बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सभी ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की है कि एक बेंच वहाँ पर होनी चाहिए। आपने अभी जो वक्तव्य दिया, इससे पहले उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने आपको सिफारिशें भेजी थीं और आपने अपनी कठिनाइयों और दिक्कतों की बात यहाँ पर बयां की। मैं समझती हूँ कि हमारे घोषणा पत्र में यह बात है कि हम सस्ता न्याय दिलाने की खास तौर से छोटे तबकों को कोशिश करेंगे और उसको देखते हुए आप इस बात को मानते हैं, आप हमदर्दी से काम कर रहे हैं। आपको यह भी मालूम है कि हाईकोर्ट के सामने कितने मामले लंबित हैं। साथ ही मैं यह बात भी कहना चाहूँगी कि जब हम आज़ाद हुए थे हमारे देश की आबादी 34 करोड़ थी, जो कि आज 68 करोड़ हो गई है। उस वक्त आपने ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ की आबादी पर अपने कार्यक्रम बनाए होंगे, लेकिन अब 68 करोड़ आबादी हो गई है। उसको देखते हुए यह जो वहाँ के लोगों की जायज़ मांग है कि मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोली जाए, उससे मैं भी सहमत हूँ। वैसे इसमें किसी ज़िले का कोई झगड़ा नहीं है। आपके हिसाब से जहाँ की भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता हो वहीं पर आप बेंच कायम कर दीजिए। आज हमारे सामने सवाल इस बात का है कि अगर हम सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। हमारा कानून बेलचक कानून नहीं है जिसमें हम कोई तरमीम नहीं कर सकते। हमने बहुत सी तरमीमें की हैं। फिर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसकी 12 करोड़ आबादी है। वहाँ लोगों की भलाई के लिए आपको जो भी कदम उठाना है उसको उठाएं। माननीय सभापति महोदय, टेक्सटाइल पॉलिसी जो प्रस्तुत की गई है उसका मैं समर्थन करता हूँ, मगर जो सबसे अहम मुद्दा है उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सिख यूनिट्स के संबंध में आपने इस पॉलिसी में कुछ इस प्रकार के मुद्दे रख दिए हैं जिनकी वजह से जो लोग जानबूझकर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिख बनाते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो लोग मिस मैनेजमेंट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिख बनाते हैं उनकी तरफ आप
का ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जिन लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जरिए से लाखों करोड़ों रुपया कमाया है और नई इंडस्ट्री खड़ी कर ली है, अपनी पुरानी इंडस्ट्रीज से माल निकाल कर उन्हें आधुनिक नहीं बनाया और न किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया और उन्हें सिक बना दिया, ऐसी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हाईकोर्ट की बेंच कहीं बने, लेकिन जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उनको इसको एक मुद्दा बनाकर आपस में लड़ाने का काम मंत्री जी ना करें। और जो एक जगह चुनने का अधिकार सबने आपको दिया है, इस अधिकार का प्रयोग करके आप एक समुचित स्थान का चयन करें। महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सही कहा है कि यह आंदोलन का विषय किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बिना आंदोलन के कोई निर्णय नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। अब यह चाहे हैदराबाद में बने, मद्रास में बने, बंगलौर में बने या त्रिवेंद्रम में बने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 1966 से यह मांग होती रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बने। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा रहने वालों की भी यह मांग बराबर रही है कि गोरखपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच बने। हम लोग जो बिहार से चुनकर आते हैं उनकी भी यह मांग है कि पटना हाईकोर्ट की एक बेंच उत्तरी बिहार में हो। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभी कुछ दिन पूर्व संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया है वह वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम है उनके संबंध में है, लेकिन जैसा कि इस तरफ के अनेक वक्ताओं ने कहा है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बिल्कुल नीरस था। उसमें इस देश की जनता से न कुछ वायदे किए गए हैं, न आश्वासन दिया गया है, जिनके लिए पहले 2 लोकसभा के 1984 के चुनाव हुए और उसके बाद 1985 में जब वर्तमान लोकसभा गठित हुई और जो संयुक्त अधिवेशन हुआ उसमें जो वायदे किए गए थे। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात चुनाव सुधार से शुरू करूंगा। 17 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति जी ने संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण दिया था। उसमें इस बात का वायदा किया गया था कि व्यापक रूप से चुनाव सुधार किए जाएंगे। उसके बाद 1986 में इस वायदे को भूल जाने का काम किया। 1987 में थोड़ी चर्चा की गई। इस संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण हुआ उसमें चुनाव सुधार के सिलसिले में कोई चर्चा नहीं की गई। इस देश में जो चुनाव प्रणाली है उसके संबंध में सभी पक्षों की राय है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए। इसलिए सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग ने इस देश के प्रबुद्ध लोगों से और जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रादेशिक स्तर के हैं या क्षेत्रीय स्तर के हैं, उनसे बराबर इस सिलसिले में सुझाव मांगे। काफ़ी राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए भी, लेकिन आज तक पता नहीं स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।